नमस्कार, मैं हूं वंदना भारद्वाज। भारतीय सेना ने घटिया गोला बारूद और युद्ध उपकरणों से फील्ड में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर चेतावनी दी है। ये गोला बारूद सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB से सप्लाई होते हैं, जिसमें टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और बंदूकें शामिल हैं। सेना ने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि गोला बारूद से संबंधित दुर्घटनाओं के कारण सैनिकों की जान जा रही है, वो घायल हो रहे हैं और उपकरणों को नुकसान हो रहा है। सूत्रों के अनुसार इसी वजह से OFB द्वारा निर्मित गोला बारूद को लेकर सेना विश्वास खोती जा रही है। वैसे विडंबना है कि जिस सेना के नाम पर वोट मांगे गए, उसी सेना की जरूरतों को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। तो फिर क्या सेना का महिमा मंडन क्या केवल वोट मांगने के लिए किया गया? देखिए रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। चुनाव प्रचार के दौरान सेना को लेकर खूब राजनीति हुई। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमले को बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भुनाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसी सेना को जिसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, उसे सरकार के स्वामित्व वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा घटिया गोला बारूद सप्लाई किया जा रहा है। घटिया गोला बारूद और युद्ध उपकरणों से फील्ड में बढ़ती दुर्घटनाओं पर भारतीय सेना ने चेतावनी दी है। ये गोला बारूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा टैंक, तोपों, एयर डिफेंस गन और अन्य युद्ध उपकरणों के लिए सप्लाई किया जाता है। सेना का कहना है कि घटिया क्वालिटी के गोला बारूद के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में सैनिकों की जानें जा रही हैं, सैनिक घायल हो रहे हैं और इससे रक्षा उपकरणों को भी नुकसान पहुंच रहा है। गोला बारूद की क्वालिटी में गिरावट से देश की युद्ध क्षमताओं पर भी गहरा असर पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा सप्लाई किए गए गोला बारूद के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण सेना का भरोसा अपने रक्षा उपकरणों पर कम हो रहा है। सेना ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा गोला बारूद की क्वालिटी में अपेक्षित ध्यान नहीं दिए जाने के संबंध में रक्षा मंत्रालय के समक्ष गंभीर चिंता जाहिर की है। 15 पेज के अपने पेपर में सेना ने बेहद गंभीर समस्याएं सामने रखी हैं। इसमें बताया गया है 105 mm की इंडियन फील्ड गन, 105 mm लाइट फील्ड गन, 130 mm MA1 मीडियम गन, 40 mm L70 एयर डिफेंस गन और T72, T90 और अर्जुन टैंक की तोपों के साथ नियमित तौर पर दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा खराब क्वालिटी के गोला बारूद के कुछ केस 155 mm की बोफोर्स तोपों के मामले में भी सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने इस समस्या को सुलझाने के लिए फिलहाल कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते सेना ने अपने कुछ लॉन्ग रेंज के गोला बारूद की फायरिंग रोक दी है। करीब 19,000 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास गोला बारूद बनाने वाली कुल 41 फैक्ट्रियां हैं, जो 12 लाख सैनिकों वाली भारतीय सेना को गोला बारूद की सप्लाई करने वाला मुख्य स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक तरफ तो सेना के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, राजनीति की जाती है, लेकिन सेना की जरूरतों का किसी को ध्यान नहीं है। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड ब्रिगेडियर KG बहल साहब, गोविंद पंत राजू जो कि सलाहकार संपादक हैं APN के, अंकुर सक्सेना प्रवक्ता हैं रालोद के, कर्नल दयाशंकर दुबे जो कि प्रवक्ता हैं BJP के, और सदफ जाफर जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। इनसे हम बात करें। सबसे पहले हम सदफ जाफर जी के पास जाना चाहेंगे। सदफ जी, क्या कहेंगी आप? एक तरफ सेना के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, पर जब सेना अपनी कुछ जरूरतों का तरफ आकर्षित करती है ध्यान, तो किसी का ध्यान वहां जाता नहीं है। लगता है सदफ जी से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। हम चलेंगे इस वक्त ब्रिगेडियर KG बहल जी के पास। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल तो यही होगा कि जिस तरह से सेना ने अब सवाल किए हैं या फिर लेटर लिखा है कि हमारे कुछ उपकरण अप टू द मार्क नहीं है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अब चुनावों के बीच में ये बात सामने आई है, क्या टाइमिंग को लेकर भी इससे कुछ जोड़ा जा सकता है, या फिर ये चीजें पहले भी सामने आई हैं, कभी ध्यान ही नहीं दिया गया? देखिए, जहाँ तक
एमिनेशन की बात है, हमेशा हमारे पास में एक नियम बना होता है, एक नियमावली होती है, कब बना, कैसे बना, कैसे बनाया जाएगा और कहाँ पर भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, किस टेम्परेचर पर रखा जाएगा, कैसे होगा। तो ये ऐसा नहीं होता कभी भी कि वो हम उसका सब स्टैंडर्ड हो। हमेशा जो चीज़ बनाई जाती है स्टैंडर्ड की बनाई जाती है और लेट डाउन स्टैंडर्ड्स होते हैं। और इसमें ऐसा नहीं होता कि हम उसके लिए हम इसको भेज दिया। सबसे बड़ी बात जो हो सकती है, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो ये होता है कि हम जो एम्यूनिशन होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता है। इसमें मॉइस्चर और टेम्परेचर ये दो चीज़ें हैं, बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। तो उसमें क्या होता क्या है ये कि अगर उसको एम्यूनिशन को उस टेम्परेचर या उस मॉइस्चर में या उसमें रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ये कहना कि चीज़ ख़राब हो रही है, ख़राब आई है, हमें जो चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने कहाँ रखना है, किस स्थान में रखना है, स्थान कैसा होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए या और तरह का होना चाहिए, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और तभी मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था, तो हमें बताया जाता है पहले ही कि इसको भेज रहे हैं, इसका लाइफ टाइम इतना है, ये इतने समय तक रख सकते हैं, इसके बाद नहीं, ये इससे पहले इसको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। सब चीज़ें बताई जाती हैं पूरी। तो ये कहना कि सब स्टैंडर्ड चीज़ दी जा रही है, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, मैं इससे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है गोविंद सर, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको प्रोक्यूर करना पड़ता है इन सब उपकरणों को। ओएफबी पर अगर हमको यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि जो सामान आ रहा है क्या वही खराब आ रहा है या फिर सेना उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सेना उसको रख रखाव ठीक से नहीं कर पा रही या हैंडलिंग ठीक से नहीं हो रही, ये तो मैं स्वीकार नहीं करता वंदना। ऐसी हजार मामलों में एक आध मामला ऐसा हो सकता है जिसमें मिस हैंडलिंग की वजह से कोई दुर्घटना हुई हो, लेकिन सामान्यतः ये जो मामला है ये गुणवत्ता का मामला है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज लगातार सवालों के घेरे में इस बात कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। 2014 में भी जब कैग की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में दिसंबर 2014 में जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी जो गुणवत्ता, खराब गुणवत्ता की वजह से बैरल फटे हैं कई तरह की गन्स के, इस बात की शिकायत की गई थी। उस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र था कि 23 किस्म का गोला बारूद सेना ने वापस किया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, जिसकी गुणवत्ता खराब थी। तो ये एकदम से इसके लिए कि सेना की वजह से ऐसा है, इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता। अभी जो ताजा मामला है उसमें तो जो होइजर तोप जो अमेरिकन हमको मिलनी है, उन बैरल, उसमें भी एक बैरल फटने की शिकायत का जिक्र हुआ है। तो अगर ऐसा है, उनकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठ सकता। ये कहीं न कहीं इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद की क्वालिटी पर है। और जो हमारी जो रक्षा उत्पादन इकाइयां हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनमें हाल के वर्षों में इस तरह का जो कुप्रबंधन है और जो माल बनाने में, सामान बनाने में लापरवाही और इस तरह के जो मामले हैं, ये उनके आंतरिक ऑडिट में भी सामने आए हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्य समस्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रबंधन की है। सेना ने अपनी चिंता से उनको जिक्र उनसे किया है। 15 पेज की जो रिपोर्ट है उसमें विस्तार से सारी बातें कही गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ऐसा संकट है जिसके निदान के लिए तत्काल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को भी अपने प्रबंधन को बेहतर करना होगा और जो भारत सरकार है उसको भी बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर, इस मुद्दे पर विचार विमर्श करना होगा कि कैसे ये नियंत्रण में लाया जाए, कैसे जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको 100% के स्तर तक लाया जाए। जी, इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि भवेश यादव जो कि नेता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भवेश जी, मैं आपसे भी प्रश्न करना चाहूंगी। यहाँ पर एक तरफ तो सरकार जो है सेना के नाम पर वोट भी मांगती है, लगातार अपने भाषणों पर, अपनी रैलियों में सेना का जिक्र करती आई है। अब जब सेना के पास उचित सामान ही उपलब्ध नहीं है तो सरकार कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सबसे पहली बात तो जिस सेना के ऊपर पूरे देश को फख्र है और जिस सेना की वजह से पूरा देश असुरक्षित है, उस सेना के सम्मान में अगर कोई कोताही बरती है तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इस सरकार में क्या हुआ है, 2014 चुनाव से पहले बहुत बड़ी बातें हुई और अब तो बिल्कुल ही राष्ट्रवाद के नाम पर इतना बड़ा एजेंडा सेट किया जा रहा है जैसे क्या है। लेकिन पिछले 4 साल या 5 साल का हम खाकर देखें तो ये सरकार इतना मतलब राष्ट्रवाद या देश की सीमा पे सुरक्षा के मुद्दे पर या देश के सेना के मुद्दे पर इस तरीके से विफल साबित हुई है कि पूछिए मत। क्योंकि अगर हम देखें 5 साल के अंदर तो 400 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। कश्मीर के अंदर इनकी सरकार रही तो तमाम पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लिए गए। वो पत्थरबाज जो लगातार सेना के जवानों पर हमारे पे लगातार पत्थर जिन्होंने मारा, एक आतंकी था, उसको आतंकी को कैप्टन मेजर आदित्य ने जो गाड़ी से घुमाया तो उस कैप्टन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया इस सरकार में। तो ऐसी बहुत घटना हुई। अभी हमारे पुलवामा में इतने जवान शहीद हुए, उरी के अंदर घटना हुई उसमें तमाम जवान शहीद हुए। उससे पहले कश्मीर के अंदर लगातार इतने मतलब घटनाएं 5 साल से बिल्कुल थमी नहीं है, एक के बाद ऐसी घटनाएं हुई हैं और जवान लगातार हमारे शहीद हुए हैं। तो इस सरकार में जितना सेना का अपमान हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। अभी पुलवामा के अंदर हमारी फोर्स जो है हेलीकॉप्टर की मांग कर रही थी वहां पहुंचने के लिए, लेकिन हुआ क्या, उनको नहीं दिया गया वो हेलीकॉप्टर और उसका जवाब में उनको अपनी जान देनी पड़ी। 45 जवान हमारे शहीद हुए और फिर उसके बाद सरकार उसका जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का तो खूब ढिंढोरा पीटती है, उसके मुद्दे पर वोट तो लेती है, लेकिन 400 जवान इस सरकार में शहीद हो गए उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। सरकार को जिम्मेदारी पुलवामा की लेनी चाहिए थी, वहां जो जवान शहीद हुए उसमें आज तक कोई जांच का भी आदेश नहीं दिया। तो ये पूरे जो है सेना के लिए, सेना भी कई बार अभी तमाम सेना के जवानों ने जो है चिट्ठी लिख कर के दी थी कि हमारा राजनीति इस्तेमाल हो रहा है। तो इस सरकार में तो जितना सेना का इस्तेमाल हुआ है अगर उससे ज्यादा अगर इस्तेमाल वो फिर उन्होंने वो फिर बाद में वापस मामला हो गया। कुछ लोगों ने सामने कह भी दिया कि हमने इस पे साइन नहीं किया था, पता नहीं कैसे मामला सामने आ गया। लेकिन फिर भी सेना, ये तो शर्म की बात है ना, अगर सेना अगर सरकार पे इस तरीके का आरोप लगाती है और सरकार भी इस तरह लापरवाही बरतती है। गोविंद जी सवाल उठने लाजमी है कि आप सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेना का नाम ले रहे हैं, सेना के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं, पर सेना की जरूरत जो है वो अभी तक आपके संज्ञान में नहीं आई है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। 19,000 करोड़ का टर्नओवर है। 41 फैक्ट्रियां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास हैं जो रन हो रही हैं पूरे देश में, और उसके बावजूद भी इतना घटिया सामान वहां से आता है। ऐसी स्थिति में जब देश के प्रधानमंत्री सेना को, मतलब उनसे जुड़े हुए लोग, बीजेपी के नेता सेना को अपने से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस मामले को राजनीतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। बहुत घटिया बात होगी कि इस मामले में राजनीति अगर की जाए। सरकार सेना को अगर अपना बताती है तो सेना सरकार की जिम्मेदारी है और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ही होता है। तो सरकार अगर ऐसा कहती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इसको अन्यथा लिया जाना चाहिए। और कोई भी सरकार, वो कितनी ही कमजोर सरकार हो, वो अपने रक्षा उत्पादन की क्वालिटी को घटिया बनाएगी या उसमें किसी तरह का समझौता करेगी या उसमें किसी तरह की लापरवाही करेगी, ये कम से कम भारत जैसे लोकतंत्र में तो हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। सरकार कोई भी हो, किसी पार्टी की हो, कितनी कमजोर हो, वो सैनिकों की इतनी जो कीमती जान है उसको इस तरह से पर सवाल इस वक्त लगातार यहाँ पे खड़े हुए हैं। कर्नल दयाशंकर दुबे जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, सवाल लगातार उठ रहे हैं बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज की जो चुनावी प्रक्रिया चल पड़ी है इसमें तो हर चीज कुछ भी हो जाए, कोई छींक देता है तो भी होता है कि भाजपा की तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का मामला टोटली स्ट्रेटेजिक होता है। इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑन बोर्ड, जिसका काम है जितने मिलिट्री इक्विपमेंट सेंसिटिव नेचर के हैं उनको वो उत्पादन करते हैं और उसके बाद वो सप्लाई करते हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका यूजर होती है, और दोनों के लेवल पर, उत्पादन के बाद भी और यूजर के लेवल पर भी जब उनको मिल जाता है, इसके रख रखाव की भी व्यवस्था होती है। जो आर्मी होती है वो उसका जो रख रखाव की व्यवस्था है वो मैगजीन्स के थ्रू की जाती है, वो अंडरग्राउंड भी होती है और नॉर्मल स्टोर भी होता है। इनके पास भी टेस्टिंग की व्यवस्था है। उधर भी हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस कोर है आर्मी की, वो इसको टेस्ट करती है, उसके लिए अम्युनिशन मास्टर होते हैं। मुझे कहना क्या है कि अम्युनिशन की क्वालिटी पर कुछ नहीं है। आप आम तौर से गर्मी में देखती होंगी जब अम्युनिशन के टेम्परेचर रेज करते हैं तो चाहे वो भरतपुर का उड़ी रहा हो, चाहे आप छिवकी का देखें,
चाहे अंबाला की देखें, कभी कहीं आग लग जाती है, कभी होता है ओवर टेम्परेचर की वजह से, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब जो ये विषय आ रहा है कि बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, सर्टेनली इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न एंड इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन, OFB और दूसरा आर्मी का ऑर्डिनेंस कोड, तीसरा कोई नहीं। आर्मी का ऑर्डिनेंस कोड अपने आप को संतुष्ट कर ले, अब उनके यहाँ जो अम्युनिशन इंस्पेक्टर वाली सिस्टम है उसको ठीक कर ले, मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जानकारियां न्यूज़पेपर में भी आ गई हैं, आप भी बता रही हैं। जो अम्युनिशन बैन किया है, रोका हुआ है, तो ये तो आर्मी में होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, मैं खुद इन्फेंट्री का अफसर हूँ, ये जिन अम्युनिशन की बात कर रही है, ये जैसे मीडियम रेंज की होती है 27 किलोमीटर वाली 130 mm की जो गन है, ये आरटी यूज करती है, 105 mm की फील्ड गन, इसको कर्नल साहब मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। छोटे से ब्रेक। वक्त बड़ा सवाल उठाया जा रहा है सरकार पर कि जिस सेना के ऊपर सरकार अपने सभाओं में, रैलियों में सेना का जिक्र बार बार करती है, चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे स्ट्राइक हो, चाहे उरी हमला हो, आज जब वो सेना अपने कुछ मुद्दों को लेकर सामने आती है तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? क्यों नहीं सरकार को पहले ही पता चल गया था कि ये कुछ ऐसे खास मुद्दे हैं जिस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो घटिया एमिनिशन हो, चाहे कुछ ऐसी चीजें हो जो बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए थी लेकिन अप टू डेट नहीं है। और इसको लेकर सेना ने एक पत्र लिखा है गृह मंत्रालय को, जिसमें उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है कि कोई ऐसी दिक्कत आगे ना हो जाए। और इस वक्त ब्रिगेडियर KG बहल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर KG बहल के पास हम जाना चाहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्वेश्चन यहाँ पर दो चीजों पर उठ रहा है, एक तो सप्लाई आपकी घटिया हुई, क्या ये सही है, या फिर आपकी मेंटेनेंस घटिया थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं खुद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गया हुआ हूँ, चीजें बनती देखी हैं मैंने, और उसमें भी वहां पर देखा स्पेसिफिकेशन होती हैं, इस मुताबिक कहूंगी ऐसी चीजें बनाई जाएंगी, हर चीज का दिया होता है, और उसके बाद में हर जगह चेक होते हैं, हजारों चेक होते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम निकल के हाँ हो गया। मान सकते हैं कि किसी ने कहीं त्रुटि की बात ही उसमें नहीं आती, त्रुटि वहां पर आती है जहां पर कि हमारा भेजा जाता है, सामान भेजा गया, या जहां पर कि हमने रखा गया। तो ये दो चीजें होती हैं, वहां पर स्पेसिफिकेशन होती हैं, किस टेम्परेचर पर होगा, किस टेम्परेचर पर होगा, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, कितनी वहां पर गर्मी होगी, सब चीजें स्पेसिफाइड होती हैं। अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता तो क्या होता है, अब आमतौर से होता है कि यूनिट जाती हैं, एक ठंडे प्रदेश से गर्म जगह में लोग चले गए, यूनिट ट्रांसफर होती रहती हैं, तो होता यह है कि वहां पर वो फॉलो नहीं किया गया, तो उसके कारण से कुछ चीज हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हो रहा है, हो सकती है उसके कारण से, क्योंकि वो टेम्परेचर, ये वो स्पेसिफिकेशंस आपने फॉलो नहीं की, तो उसके कारण हो सकता है कुछ। लेकिन ये कह देना कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसका सामान ठीक नहीं बन रहा, या और जगह में चीज या सप्लाई ठीक नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या कहाँ पर हो रहा है, त्रुटि कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर उन्होंने ब्रिगेडियर साहब इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत तो पड़ रही है ना, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत इसमें, हाँ, इनकी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत तो पड़ रही है, जरूरत, क्योंकि चीजें फॉलो नहीं की। हाँ, वही हम कहना चाह रहे हैं कि कहाँ पे आप चूक कर रहे हैं, ये डिफेंस का मामला है जी। लेकिन ये कह देना जो कहा गया है कि सामान गलत बन रहा है या सप्लाई गलत किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके मानने, त्रुटियां हो सकती हैं, इंक्वायरी करनी चाहिए, क्यों ऐसा हुआ, किस कारण हुआ, लेकिन ये कह देना कि साहब गलत सामान आ रहा है, और त्रुटियां ऐसी जगह पे हो जहां अफोर्डेबल हो। ये एक ऐसा मंत्रालय, ये एक ऐसी जगह है, ये डिफेंस ऐसी जगह है जहां पर त्रुटि होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, और ऐसी जगह पर होती है तो वाकई बहुत बड़ी बात होगी। भविष्य क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आमतौर से मैं बताना चाहूंगा, आमतौर से क्या होता है, ठंडी जगह से या गर्म जगह से हमारे एक यूनिट ट्रांसफर होती हैं, जहाँ ट्रांसफर हुए तो उस जगह उस समय में होता है, यदि हमारे पास कोई एम्युनिशन है उसको हम या तो ट्रेनिंग में इस्तेमाल करें या कुछ करें, लेकिन हम उसमें लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, भवेश जी से हम इससे प्रतिक्रिया लेंगे। भवेश जी, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सप्लाई खराब होती है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर आप उसको मेंटेन ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्या आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल, और बिल्कुल मतलब ऐसी लापरवाही सीधे देश के जो है, जब पाकिस्तान
पाकिस्तान विरोध में, पाकिस्तान जैसे देश के साथ हमारे ऐसे इस समय रिश्ते चल रहे हैं। चीन लगातार हमारे खिलाफ इस तरीके से मतलब युद्ध जैसे माहौल चीन से रहे हो चाहे नेपाल से रहे हो, तो ऐसे समय में अगर ये हमारे साथ, अगर हमारे देश की सीमा मतलब सेना के पास अगर उसके यंत्रों में या गोला बारूद में इस तरीके की अगर कमी है, लापरवाही है, सेना कह रही है, तो बड़ी दुख की बात है। क्योंकि इस सरकार में रक्षा बजट में हालांकि बढ़ोतरी तो की गई, बताया गया कि इस बार 2% ज्यादा रक्षा बजट में हमने व्यवस्था की है पैसों की, तो लेकिन जब पैसे की व्यवस्था की है तो उसके बाद जो है उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ है ये भी सरकार को बताना चाहिए, है ना। अगर रक्षा बजट में अगर पैसे आपने बढ़ोतरी की है तो कम से कम जो हमारे पास जो फौज में जो हथियार है या सेना है, कम से कम वो तो हमारे पास सुरक्षित होनी चाहिए, इतनी मात्रा में होना चाहिए कि अगर युद्ध चले तो हम पाकिस्तान और या पाकिस्तान जैसे देश या चीन जैसे देश का हम सामना कर सकें और लगातार युद्ध में जीत सकें। तो मेरा कहना मतलब ये है कि सरकार ने हालांकि तमाम वादे किए, तमाम इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन जमीन पर लगातार ऐसे एक के बाद किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, कि हर फील्ड में जमीनी सच्चाई कुछ और है और मंच से लंबी लंबी बातें कुछ और की जाती है। गोविंद जी, लगातार आरोप लग रहे हैं कि सच्चाई कुछ और है। अगर इस मुद्दे को भी देखा जाए, जाहिर सी बात है कोई इंस्टेंट मुद्दा तो ये नहीं हुआ होगा, काफी लंबे वक्त से सेना इस चीज को फेस कर रही होगी और तब जाके ये मुद्दा सामने आया होगा, यानी कि बहुत लंबा वक्त ऐसा हुआ जब सरकार का इस और ध्यान ही नहीं था। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा तो कतई नहीं है। सेना अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, उनका सालाना रिपोर्ट में भी जिक्र करती है। और जैसे मैंने अभी तो कहा था कि 2014 दिसंबर में जो कैग की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी तमाम तरह की खामियों का जिक्र किया गया था। उस रिपोर्ट में जिस तरह से जो रक्षा जरूरतें थी उनकी कमी का जिक्र किया गया था, किस तरह से 2009 में जो खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई थी बुलेट प्रूफ जैकेट्स की, वो क्यों अभी तक उस अमल में नहीं लाई गई, इस पर सवाल उठाया गया था। और 3.5 लाख से ज्यादा जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी उनकी खरीद प्रक्रिया हमारा संपर्क फिलहाल गोविंद जी से टूट गया है तकनीकी कारणों के कारण। फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक यहाँ पर लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सेना द्वारा जो ये विषय उठाया गया है कि उनके पास जो एम्यूनिशन आ रहा है, जो गोला बारूद आ रहे हैं, वो घटिया क्वालिटी के हैं। उससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे सैनिक काफी परेशान है, सैनिकों की दिक्कत वहां पर बढ़ गई है। और हमारे साथ अंकुर सक्सेना जो कि प्रवक्ता है रालोद के, वो भी अभी अभी जुड़े हैं। अंकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी देखिए वंदना जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भारतीय सेना द्वारा आर्म्स को लेके और खराब सप्लाई को लेके मुद्दा उठाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत रही है कि उसने 5 साल में 2014 से लेकर 19 तक देश के लिए कुछ नहीं किया है। जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए किया। हमारे यहाँ देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो हैं, वो वन मैन शो की तरीके से आर्मी में भी वन मैन आर्मी अपने को शो करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि देश की सेना जब मजबूत होगी तभी हमारी देश की सरहदें सुरक्षित होंगी। दूसरी बात मैम, जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में प्राइवेटाइजेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। जैसे कि आप देख लीजिए, इनकी ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है, शाहजहांपुर में पड़ती है, ओसीएफ जिसको हम लोग कहते हैं, क्लोथिंग फैक्ट्री है, ये उसको बंद कर रहे हैं। आर्मी वालों के जो मेंटेनेंस सेक्शन के जो मेंटेनेंस विंग थी, ये आर्मी के मेंटेनेंस विंग को बंद करके उसको प्राइवेट सेक्टर में काम दे रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ और बाकी जगहों पे जो इनके आर्मी फार्म हाउस बने हुए थे, उन फार्म हाउस को भी ये बंद करे दे रहे हैं। तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेके 19 तक लगातार सिर्फ बंदी कर रही है। आर्मी की सप्लाई, आर्मी की देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। रक्षा बजट तो बढ़ा है अंकुर जी। महोदय क्या कहते? अंकुर जी, रक्षा बजट तो बढ़ा है सरकार ने। आप रक्षा बजट बढ़ा रहे हो, लेकिन रक्षा बजट को आप प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, तो उस रक्षा बजट को बढ़ाने से क्या फायदा? हमारे आर्मी के जो जवान है, सुरक्षा से आप समझौता कर रहे हैं। आप हमारी गाड़ियों, आप आर्मी के मेंटेनेंस का काम प्राइवेट लोगों को देके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या उसकी गोपनीयता क्या बरकरार रह पाएगी? अंकुर जी, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि जब वो आए तभी उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जो समस्या थी, जिससे लोग जूझ रहे थे, सैनिक जूझ रहे थे, उसको उन्होंने ही नोटिस किया, उन्होंने ही सप्लाई की, वरना उससे पहले तो सरकारों का ध्यान नहीं था इस तरफ।
तो वंदना जी आप ये भी तो नोट कीजिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए उसी के बाद तो तेज बहादुर जैसे लोग भी उभर के सामने आए, जिनने बड़े लेवल पे ये बात देश के सामने बताई और भारत की जनता को ये बात बताई कि आर्मी में, बीएसएफ में किस तरीके का भ्रष्टाचार है, किस तरीके से उनके घटिया किस्म का खाना दिया जाता है। और जब वो लोग इस बात को बोलते हैं, देश के सामने अपनी बात को रखते हैं, तो उनको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। आज के समय में अगर मैं आपके टीवी के माध्यम से भारतीय सेना को लेकर कोई बात बोलूंगा, हो सकता है कल टीवी पे आ जाए कि प्रवक्ता आरएलडी अंकुर सक्सेना देशद्रोही है। आज के समय में आप वो बात बोलिए जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद आ रही है, तो हाँ वाह वाह है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में कोई बात बोल देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आपको सर्टिफिकेट थमा देती है देशद्रोही होने का। वर्तमान समय की आप स्थिति देख लीजिए, अब ये जो न्यूज आ रही है ये सब किसी मीडिया के माध्यम से आ रही है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ये न्यूज नहीं निकाली गई है। आप ही जैसे सम्मानित चैनलों के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये आर्मी वाले किस हिसाब से प्रेशर में रह के काम कर रहे हैं, उनके रक्षा बजट सौदा होने के बावजूद उनको सप्लाई करने को सही माल नहीं मिल रहा, उनके पास ट्रेनिंग का सामान नहीं है, अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकती है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है? ठीक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जो कृत्य कर रही है 2019 में भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। ठीक है गोविंद जी जैसा कि अंकुर जी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, अगर इस पर क्वेश्चन उठाया जाता है तो आपको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, ना उठाया जाए तो अलग बात हो जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत वाहियात किस्म के तर्क हैं, कोई किसी को राष्ट्रद्रोही नहीं कहता। और अगर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने मिलिट्री फार्म हाउस बंद कर दिए, भारतीय जनता पार्टी ने आर्मी में जो मेंटेनेंस डिपो था, जो वाहनों को ठीक करने का जो यूनिट्स थी उनको बंद करने का काम किया, तो ये बहुत मेरे ख्याल से अज्ञान है। क्योंकि ये जो कुछ चीजें बंद हुई हैं, जिन चीजों को जिनका जिक्र किया गया, ये चीजें रक्षा मंत्रालय की लंबे विचार विमर्श के बाद अपने जो खर्चे हैं उनको कम करने और जो इस तरह के जिनका अनुत्पादक जो खर्च है उसको कम करने के प्रयासों के तरह इन चीजों को अमल में लाया गया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है। ये कई वर्ष से मिलिट्री की जो अपनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में किस तरह से जो एक्चुअल आर्मी है उस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकें, जो उसकी दूसरी तरह की सेकेंडरी यूनिट्स हैं उनको किस तरह से कम किया जाए, उसके तहत लिया गया फैसला है। तो ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई तब से ये हुआ, मुझे लगता है कि जो प्रवक्ता यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के हैं उनको 2014 की कैग की दिसंबर 2014 की जो रिपोर्ट है उसकी जानकारी नहीं है, जिस रिपोर्ट में न सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में चिंता जाहिर की गई थी, जिस रिपोर्ट में न सिर्फ बूट और जूतों की समस्या के बारे में चिंता जाहिर की गई थी, उसी रिपोर्ट में जो गुणवत्ता है सामान की, गोला बारूद की, उस पर भी चिंता जाहिर की गई थी। और उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि बैरल फटने की घटनाओं की वजह से ऑर्डिनेंस जो कंपनियां हैं, ऑर्डिनेंस डिपो की जो इकाइयां हैं, उनका 23 तरह का गोला बारूद सेना ने वापस किया था। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसको इतने छोटे राजनीतिक चश्मे से देख लेना, जैसे ये अरहर की दाल और मूंग मलका की दाल खरीदने जैसी बात हो, ये उस तरह का सोच है। रक्षा के मामले में गंभीरता से बात होनी चाहिए, चीजों को समझकर विश्लेषण किया जाना चाहिए और इसको बाजारू तरह का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। भवेश जी। गोविंद पंत जी, मैं आप बहुत बड़े संपादक हैं, बहुत बड़े विश्लेषक भी हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। ये तो बात तो आपने ठीक है कि सेना की 2014 से पहले जो है ऐसी कोई मतलब 2014 के बाद ही ऐसी कोई नई समस्या नहीं आई है, लेकिन मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, मतलब 2014 के बाद से ही इतना सेना के नाम पर इतना इस्तेमाल राजनीति में हुआ है, या राष्ट्रवाद के तरह इतना ढिंढोरा पीटा गया है। आप सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सेना को इतनी आप सुरक्षा तो दीजिए, सेना के लिए आप इतना बैठ तो दीजिए, इतना आप कीजिए तो सही उनके लिए, तब तो अच्छा भी आपके मुंह से आपकी बात अच्छी भी लगे। पहले भी तो ऐसा होता है ना, पहले भी तो ये समस्याएं बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो चाहे बूट्स हो, दिक्कतें तो पहले भी सामने आई हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ दी गई है? बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई होती तो ऐसा पुलवामा के अंदर अभी हमारे इतने जवान शहीद हुए, कैसा होता?
उन्होंने हेलीकॉप्टर की मांग की। अगर वहाँ हेलीकॉप्टर का समय पर पहुंचा दिया था तो क्या वो बस पर जाते, बस से जाते, और बस से गए तभी तो वहाँ आतंकी घटना हुई। उसके बाद सरकार ने आज तक ना कोई जांच बिठाई न कुछ। उससे पहले वहाँ पंजाब में हुआ था, कहाँ पर आतंकी घटना हुई थी, वहां से भी पाकिस्तान को ISI को बुलावा दिया गया। वहां भी हमारे सेना ने बड़ा विरोध किया था कि पाकिस्तान की ISI से क्यों जांच के लिए बुला रहे हो आप, और वहां उसने ISI ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। तो सेना ने तो लगातार इस सरकार का विरोध किया है। अभी हमारे सेना के 150 से ज्यादा अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी दी थी कि जो है इस सरकार में जो है हमारा इस्तेमाल की राजनीति के लिए किया जा रहा है। बहुत ही शर्मनाक बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पाकिस्तान और चीन जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, उन देशों के पास परमाणु जैसे मतलब हथियार हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हथियार है कम से कम हम उनको तो आपने अच्छी तरीके से रखें, उनको सुरक्षित रखें। कभी भी जैसे पाकिस्तान जैसा देश पिछले 4 साल में जैसे माहौल बना है, कभी भी हमारा उससे युद्ध की संभावना बन सकती है। या चीन जिस तरीके के हमारे खिलाफ साजिश रचता है, कभी भी युद्ध की माहौल बन सकती है स्थिति। तो हमारे हथियार जब तक हमारे पास सुरक्षित नहीं होंगे, हम कैसे उनको जवाब देंगे? नहीं, जब डिस्कवरीज होती है, इन्वेंशंस होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी आके जब बोलते हैं तो उसमें भी तो आपत्ति जता देते हैं कि भैया क्यों अंतरिक्ष में क्यों आपने ये परीक्षण कर लिया, ये तो करना नहीं चाहिए था। उस पर भी आपत्ति हो जाती है आप लोगों को। अब करें तो करें क्या? चलिए ठीक है, अंकुर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अंकुर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अंकुर जी बताइए। जी वंदना जी, एक सिंपल सी बात है कि जैसा कि हमारे वरिष्ठ संपादक महोदय ने बात कही कि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ। हमारे देश की जहां पे बात आएगी वहां पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये जो घटिया गोला बारूद से सेना को सैनिक घायल हो रहे हैं, ये बात किसकी तरफ से उठाई गई? किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मैम नहीं उठाई गई। ये बयान बकायदा सेना की तरफ से आया। दूसरी बात, जब हमारी सेना की तरफ से ये बयान आया है तो आप मामले की गंभीरता का अंदाजा ले सकते हैं। जिस पुलवामा कांड को लेके एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का आप श्रेय ले रहे हैं, 2014 से 2019 में आप कह रहे हैं हमने इतना सशक्त भारत बनाया है कि पाकिस्तान को हमने मटियामेट कर दिया, तो आपको इस बात की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में आपने आर्मी को और उनके जो डिपो हैं उनको कितनी बदहाल व्यवस्था में पहुंचा दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जिम्मेदारी आपकी बनती है। और हमारे भारत के तो प्रधानमंत्री वैसे ही आप लोगों आजकल बयान देख रहे हैं। उन्होंने जब सेना को बता दिया कि कैसे बेहाल कर दिया, आर्मी को कैसे बेहाल कर दिया, बादल में डुब के जाएगा। किन आधारों पर आप कह रहे हैं कि सेना को बेहाल कर दिया गया है? किन आधारों पर आप कह रहे हैं? सेना ये जो जब ट्रेनिंग ही नहीं, आपके सैनिकों के पास गोला बारूद नहीं होगा, प्राइमरी लेवल पे वो ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले यही जिक्र कर रहे थे कि 2014 में भी एक रिपोर्ट आई थी, गवर्नमेंट के आने के बाद भी 2014 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बूट्स की कमी है, जैकेट्स की कमी है। ये दिक्कतें पहले भी आती रही हैं। नहीं मैम, जो भी दिक्कतें अगर आई हैं तो उन दिक्कतों का भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने नया भारत बनाया, तो 14 से लेकर 19 तक भारतीय जनता पार्टी ने उन दिक्कतों को दूर करने की दिशा में क्या प्रयास किया, क्या समाधान निकाला भारतीय जनता पार्टी ने उन दिक्कतों को दूर करने के लिए? आपके हमारे प्रधानमंत्री को यह पता है कि अगर कोई एयरफोर्स का विमान उड़ता है तो बादलों में जाने पे वो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को यह जानकारी नहीं है कि हमारे देश के सैनिकों के लिए जो निचली रैंक से लेकर ऊपर तक हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको उनकी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ देखना चाहिए। ठीक है अंकुर, मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा। और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो कर्नल साहब ब्रिगेडियर जी के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या वाकई सेना बदहाल हो गई है इस गवर्नमेंट में। छोटा सा ब्रेक।